मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को समझना, उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं है फिजिक्स में जहां पर हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें, आप वन डायमेंशन मोशन की बात करें, आप टू डायमेंशन मोशन की बात करें, आप ग्रेविटेशन की बात करें, रोटेशनल मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, मैग्नेटोस्टैटिक की बात करें, ईएमआई की बात करें, किसी भी चैप्टर में विदाउट वेक्टर आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और वेक्टर के कॉन्सेप्ट जैसे कि रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन तो वेक्टर फॉर्म में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है। ओके, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी हम वेक्टर यूज करते हैं और वहां पर उसके कॉन्सेप्ट, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? आप जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, अगर आप सिंपली एक वेक्टर के फॉर्म में, एक इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर में हमको सीखना है, वेक्टर में हम समझेंगे। वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो इन पूरे वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट, एक एक बारीक बारीक चीजों को अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, सारे लेक्चर सिस्टमेटिकली देखना है अगर आपको वेक्टर को अच्छे से समझना है। नहीं तो वेक्टर का डेफिनेशन समझना क्या बड़ी बात है। ओके, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट जैसे कि अगर हम सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² को वेक्टर के फॉर्म से अगर डिराइव करते हैं तो बहुत इजीली हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। बहुत इजीली हम वहां पर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर आप जेई एडवांस या जेई नीट और मेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जेई मेंस की बात करें, जेई एडवांस की बात करें, नीट की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें, केवीपीवाई की बात करें, तो वहां पर जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहां पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जैसे कि रोटेशनल मोशन में ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से फोर्स और पोजीशन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट वेक्टर में ही आते हैं। आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। सारे वीडियो लेक्चर्स आप प्ले लिस्ट के फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.onlineepathshala.in। ओके, वापिस एक बार बताता हूं मैं, www.onlineepathshala.in। ओके, तो सारे आप वीडियो लेक्चर वहां पर देख सकते हैं। वहां पर मैंने कुछ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही पूरा वेक्टर खत्म होगा, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको डीपीपीज मिल जाएगी। वहां से आप सारे डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पूरा कंप्लीट रिवीजन आप वहां पे कर सकते हैं वेक्टर के। ओके, और डाउट सेशन भी हम वहां पर ही यूज करेंगे। तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अलग अलग वेक्टर को हम किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम देखें पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, जैसे कि आपने लिखा ए वेक्टर, ये हमारे पास में ए वेक्टर, ओके, और बी वेक्टर, ये हमारे पास में बी वेक्टर। तो आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है। और इन पैरेलल वेक्टर को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है ए वेक्टर इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ओके, है ना। अगर हम किसी वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लाई करते तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन सेम रहता है। ठीक है, बशर्ते वो मैग्नीट्यूड जो के कांस्टेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम आगे वेक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे।
ओके, पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर विच हैविंग सेम डायरेक्शन, ओके, विच हैविंग सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम हेक्सागोन की बात करें, एक हेक्सागोन बनाते हैं, ठीक है, तो हेक्सागोन में अगर हम देखें तो ये हेक्सागोन है हमारे पास, ठीक है। इस हेक्सागोन का एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। अब इनको हम नेमिंग करते हैं, ये है पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी सी वैक्टर है और ए डी वैक्टर है, बी सी वैक्टर और डी ए वैक्टर, बी सी वैक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी वैक्टर मिलता है, ओके, तो ए डी वैक्टर मिलता है। मतलब कि बी सी वैक्टर एंड ए डी वैक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए डी नहीं लिखेंगे, इसको डी ए लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, डी ए लिखेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ डी ए वैक्टर, डी ए वैक्टर, ओके। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि ये दो वैक्टर जो हैं सेम एज इट इज, ये जो बी सी वैक्टर है, बी सी वैक्टर को हम लिख सकते हैं ई एफ वैक्टर is equal to EF vector because these two vector are parallel to each other। अच्छा, यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इस टाइप के वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो दूसरी कैटेगरी हमको यहाँ से समझ में आ रहा है, सेकंड कैटेगरी यहाँ से समझ में आ रहा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर, तभी हम दोनों के बीच में इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं। अगर पैरेलल वेक्टर की बात करेंगे, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर का एक कंडीशन है जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। पैरेलल वेक्टर में हो सकता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, अगर आपने लिखा मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ओके, तो यहां पर मोमेंटम और वेलोसिटी बोथ आर द पैरेलल वेक्टर, पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि आपने m का मल्टीप्लाई किया, m का मल्टीप्लाई किया तब जाके आपको मोमेंटम मिलता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, linear momentum and velocity are parallel vector होंगे, ओके। तो ये फिजिकल एक एग्जांपल की हेल्प से आप पैरेलल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझोगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब मास कांस्टेंट होता है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ओके। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं क्या, कि फोर्स और एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर। हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर, ओके। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी आती है जिसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर, है ना, जिसको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं इक्वल वेक्टर। सेकंड कैटेगरी क्या है, सेकंड टाइप क्या है वेक्टर का, इक्वल वेक्टर, ओके। इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन अब तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन आपको याद हो चुका होगा। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, ऐसे वेक्टर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, ओके। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। जैसे कि अगर हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम, तो इस एक कॉर्नर को हमने O लिखा, इट इज वेक्टर A,
okay, it is vector A, OA vector, it is vector B, B vector, OB vector, ओके इसको हम C लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको इस BC वेक्टर को हमने कुछ लिख दिया C वेक्टर, और AC वेक्टर को हमने लिख दिया D वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर A वेक्टर और C वेक्टर, A वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, दीज आर इक्वल वेक्टर, दीज आर इक्वल वेक्टर, ओके। तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अगर हम बात करें B वेक्टर एंड D वेक्टर, दिस टू वेक्टर ऑल्सो आर इक्वल वेक्टर, दीज आर ऑल्सो इक्वल वेक्टर, ओके। ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, ठीक है। तो जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम, दैट टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर का एक एग्जांपल भी देखा, उसका डेफिनेशन भी हमने देखा। थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं, थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं अपोजिट वेक्टर, थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं अपोजिट वेक्टर। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी वेक्टर में आपने पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के आगे प्लस माइनस लगाते तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पर अगर किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज होती, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो यहां पर तो अगर आपको अपोजिट, अगर हमने किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया है किसी वेक्टर में, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। पर अगर नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी का माइनस के का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपोजिट वेक्टर की, इसकी बात कर रहे हैं अपोजिट वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है डिफरेंट हो पर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे अपोजिट वेक्टर, ठीक है। व्हेन डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ओके, ऐसे वेक्टर को हम अपोजिट वेक्टर कहेंगे। जैसे आपने कोई वेक्टर बनाया ए, कोई वेक्टर लिया ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर लिया बी वेक्टर, बस इस बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर के कंपैरिजन में अपोजिट है। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, तो आप लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, ए वेक्टर है ना। तो आपको ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ठीक है, आपने के का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, स्केलर का मल्टीप्लाई तो किया तो क्या होगा। अभी दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा है, एक वेक्टर और एक स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसका एक स्पेशल केस है जिसमें हम कहेंगे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम नेक्स्ट देख रहे हैं इक्वल, फोर्थ कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्योंकि इनका हम आगे यूज करेंगे। आपने तो स्टार्टिंग से पढ़ रखा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। तो उसको कैसे मैथमेटिकली वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर, हम बात कर रहे हैं अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर क्या है, आपको पता है डायरेक्शन और इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड, जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स
थर्ड लॉ क्या कह रहा है भैया? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने कोई ब्लॉक लिया, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आपने दूसरा ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक नंबर 1, ये ब्लॉक नंबर 2, ठीक है। इस ब्लॉक पर अगर हमने फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक 1, 2 पर फोर्स लगाएगा, ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझ के ही आप आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझोगे। तो इस 1 ने 2 पर फोर्स लगाया विच इज F21, और 2 ने 1 पे अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो 2 ने 1 पर फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसका एफबीडी देखते हैं, जरा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। इस 1 ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 1 ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, ठीक है, और एक रिएक्शन लग रहा है F12 F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ध्यान से समझना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और सेम एज इट इज ये छोटा वाला ब्लॉक हमने देखा, छोटा वाला ब्लॉक हमने देखा, ब्लॉक नंबर 2 की बात करें तो इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन, हम कलर चेंज कर लेते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द न्यूटन्स थर्ड लॉ मैथमेटिकली, एक्सप्रेशन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ F12? इट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, okay. And what is meaning of F21? It is the force on 2 ड्यू टू 1, ओके। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है कि हम जो डेफिनेशंस देखते हैं, डिफरेंट लॉज देखते हैं, उनको मैथमेटिकली, इनको इक्वेशन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो वेक्टर है तो, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल कैसे हुआ? अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होंगे? दोनों के इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड क्या होंगे? दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन इज अपोजिट। वापस से एक बार ध्यान से समझना, अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया तो उसका कॉन्सेप्ट अलग ही होगा। जैसे वर्क डन, अगर कोई सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है तो इट इज पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क हुआ इट इज नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क समझ में आ रहा है। मतलब वर्क डन के आगे अगर पॉजिटिव नेगेटिव आप लगाते हो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, पर अगर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के आगे आप प्लस या माइनस लगाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। माइनस लगाते हैं मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट अलग ही होता है, ये हमको समझना है ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल है, तो आप मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड्यूलस साइन का यूज करते हैं, हमें पता है। मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन इज अपोजिट, ओके। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं, इट इज द पैरेलल वेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर। फिफ्थ कैटेगरी हम देख रहे हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर जैसे हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि उनकी डायरेक्शन क्या है? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 90 डिग्री उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ओके। सो ए वेक्टर व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर आर 90 डिग्री इज 90 डिग्री, व्हेन angle between two vectors is equal to 90 degree,
वेक्टर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर जब मैं आपको वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बता दूंगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उनका 0 होगा। वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जरा ध्यान से समझना, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, व्हेन बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी? इसे टेंजेंशियल होगी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, centripetal acceleration and velocity are mutually perpendicular vector, mutually perpendicular vector म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेव। और एग्जांपल देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जरा ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा सर्कुलर मोशन का, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। All these three physical quantity are mutually perpendicular to each other. This is the electric field E vector, this is magnetic field B vector. Okay, मैं आपको इनको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन कुछ ऐसा होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है। ओके, आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बोथ ऑल दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आए। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, सबसे अच्छा एग्जांपल परपेंडिकुलर वेक्टर का है सर्कुलर मोशन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो दिस टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब आप रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में ही अगर हम इसके एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी और इसका रेडियल वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये वेक्टर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको पूरे फिजिक्स में यूज आने वाला है। जैसे मैंने अभी सर्कुलर मोशन पढ़ा है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब केवल यही नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r आपने पढ़ लिया, या मैग्नीट्यूड, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझना, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो
क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का कैसे फिजिकली यूज करना है वो आपको आना चाहिए। कैसे फिजिकली यूज करना है, कैसे आप ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर में रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, वेक्टर की हेल्प से ही, केवल वेक्टर की हेल्प से आप वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपने ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझे तो फिजिक्स में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएंगे अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी है, फिफ्थ सिक्स्थ कैटेगरी है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपने निकाला तो 1 होता है। हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मैंने यहाँ पर जब रिप्रेजेंट किया है वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को, तो कैप का यूज किया। तो हाउ टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर? बाय यूजिंग कैप, बाय यूजिंग कैप। जैसे कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये रेफरेंस वेक्टर है और यही हर जगह यूज होते हैं। आप किसी भी बुक में आई कैप अगर देखेंगे मतलब कि एक्स डायरेक्शन, जे कैप देखेंगे मतलब कि वाई डायरेक्शन, के कैप देखेंगे मतलब कि जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रेफरेंस है, जनरल वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर्स। तो इट इज आई कैप इज यूनिट वेक्टर। ये एग्जांपल भी मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, along y axis. Okay, and k cap is unit vector along z axis. तो i कैप, j कैप, k कैप, जैसे हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत जगह पर यूज होने वाला है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ओके, i कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x, j कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एंड k कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ k। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ओके, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उनका 1 होता है। अगर किसी स्केलर, जैसे आपने 2i कैप लिखा, तो आपने एक ऐसा वेक्टर बना लिया जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन x एक्सिस है। अगर आपने लिखा, क्या इंपॉर्टेंस क्या है वो जानना जरूरी है कि क्यों यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पिक्चर में लेके आए। क्यों यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट पिक्चर में हम लेके आए? क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक ऐसा वेक्टर बनाना, एक फोर्स विच इज इन एक्स डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड 20, सो 20 आई कैप लिख सकते हो आप। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट करना है, हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड along x axis, along x axis, तो आप लिखेंगे दिस f वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप न्यूटन। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज कर लिया तो वेक्टर हो गया। ओके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। यूनिट वेक्टर, अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे ए कैप इज इक्वल टू a vector divided by magnitude of a. Okay, this is the formula to find the unit vector. ठीक है, a cap is equal to a vector divided by magnitude of a. a cap is equal to a vector divided by magnitude of a. उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया, तो यूनिट वेक्टर बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है जो हमने समझा। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स, अलग अलग वेक्टर्स देखे। हम एक बार सारे कॉन्सेप्ट को समराइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वेक्टर हमने देखा पैरेलल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन सेम होती है। ओके, सेकंड वेक्टर हमने देखा पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। थर्ड हमने देखा अपोजिट वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके,
इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है, जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्थ कैटेगरी हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ओके, इस टाइप से हमने सारे वेक्टर्स देखे और ये वेक्टर ही आगे जाके हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आप दो वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करो। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं। ओके, अभी के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।